कहानी की शुरुआत में बर्फीले सुनसान इलाके में जूलिया और ऑस्कर नाम के दो साइंटिस्ट अपने रिसर्च के लिए खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वे बर्फीले पानी में धमाके कर रहे हैं। तभी अचानक हेडक्वार्टर्स से कॉल आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि उनकी लोकेशन पर बेहद भयानक तूफान आ रहा है और उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। उसी वक्त पास ही घूम रही एक रशियन सबमरीन को पानी के भीतर से एक अजीब और डरावनी आवाज महसूस होती है जिसे कोई समझ नहीं पाता, और समुद्र की लहरें भी नीचे से ऊपर की ओर अजीब तरह से उठने लगती हैं। जूलिया के स्कैनर्स गड़बड़ाने लगते हैं और कैंप के चारों ओर की बर्फ तेजी से टूटने लगती है। जूलिया जाने से पहले अपने रिसर्च पेपर्स उठाना चाहती है, लेकिन तूफान अब उनके बिल्कुल पास आ चुका है। ऑस्कर उसे खींचते हुए स्नोमोबिल तक ले जाता है। तभी सबमरीन के कैप्टन को एहसास होता है कि वो आवाज किसी जिंदा चीज की है और वे तुरंत वहां से हटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक पानी के भीतर उनकी सबमरीन से एक बहुत विशालकाय चीज टकरा जाती है। ऊपर जूलिया और ऑस्कर भागने की कोशिश में हैं, मगर बदकिस्मती से सामने की बर्फ भी टूटने लगती है। उनकी स्नोमोबिल, जो वहां से बच निकलने का एकमात्र जरिया थी, जलकर राख हो जाती है और पानी में डूब जाती है। धमाकों से पूरा कैंप तबाह हो जाता है और बाकी साइंटिस्ट भी बर्फीले पानी में डूबकर मरने लगते हैं। उधर सबमरीन के अंदर जोरदार झटकों से लोग अपनी सीटों से गिरने लगते हैं। किसी तरह वे फायर करने में कामयाब होते हैं और उससे निकली रोशनी पानी में फैले बड़े बड़े टेंटकल्स दिखा देती है। तभी एक आदमी शीशे की स्क्रीन से टकराकर दूर जा गिरता है और चोट लगने से बेहोश हो जाता है, इससे पहले कि सबमरीन पूरी तरह डूब एक ऑफिसर इमरजेंसी मैसेज भेज देता है और रशियन नेवी के हेडक्वार्टर्स में ये खबर पहुंचती है कि सबमरीन लापता हो गई है, क्योंकि उसमें बहुत अहम हथियार थे। इसीलिए वे उसे बचाने या ज़रूरत पड़ने पर उड़ाने के लिए तुरंत रेस्क्यू टीम भेजते हैं। इस मिशन को विक्टर लीड करेगा, जो फंसी हुई सबमरीन के कैप्टन का भाई है। घर पर परिवार घबराया हुआ है। माँ को सबसे ज्यादा डर है कि कहीं विक्टर भी उस खौफनाक जगह पर हमेशा के लिए गायब ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने विक्टर को अपने पिता की पुरानी घड़ी दी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा, ये घड़ी तुम्हारी रक्षा करेगी और जहां भी वे होंगे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। उस रात विक्टर डॉक्स पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओलशेंस्की भी इस मिशन पर जा रहे हैं। अब विक्टर को चिंता होने लगी कि मिस्टर ओलशेंस कहीं इस खतरनाक काम के लिए कुछ ज्यादा ही बूढ़े तो नहीं हो चुके। ये बुढ़ा मरेगा, नाम मेरा हो जाएगा। जैसे ही विक्टर सबमरीन में चढ़ा तो क्रू मेंबर्स शिकायत करने लगे कि उन्हें छुट्टियों से जल्दबाजी में वापस बुला लिया गया। उधर जूलिया और ऑस्कर अब भी उस बर्फीले तूफान में भटक रहे थे। फोन से सिग्नल पकड़ने की कोशिश में जूलिया का ध्यान भटक गया और वो एक गहरी खाई में गिरने ही वाली थी कि ऑस्कर ने ऐन वक्त पर उसे पकड़ लिया। उसी समय जूलिया के फोन में एक ऑयल रिग का सिग्नल मिला। उसने तुरंत कॉल मिला दी, लेकिन तूफान के शोर की वजह से रिग के लोग कुछ भी साफ नहीं सुन पाए। थोड़ी देर बाद सिग्नल गायब हो गया और कॉल कट गई। ऑस्कर अब बेहद निराश और गुस्से में था। उसने आसमान में फ्लेयर गन दागी और थकान से जमीन पर बैठ गया। अगली सुबह नई सबमरीन उस जगह पहुंची जहां पुरानी सबमरीन लापता हुई थी। पूरी तैयारी के बाद टीम पानी में उतर गई। जहाज के क्रू ने नोटिस किया कि ओलशेंस्की विक्टर को एक प्राइवेट रूम में ले गए थे, जहां कुछ सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, और उन्हें एक रिपोर्ट दी गई जिसे पढ़कर सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। जल्दी ही लापता सबमरीन को लेकर अफवाहें फैलने लगी। उधर जूलिया और ऑस्कर को बर्फ में फंसी हुई एक बुई दिखी। उन्हें उम्मीद जागी कि कोई न कोई उन्हें जरूर ढूंढने आएगा, इसलिए वे भटकना छोड़कर वहीं रुक गए। जब सबमरीन को बुई का सिग्नल मिला तो वो तुरंत उसी दिशा में बढ़ने लगी। अचानक बहुत सारी वेल्स सबमरीन के चारों ओर मंडराने लगी, मगर क्रू मेंबर्स उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना नीचे जाने की कोशिश करने लगे। तभी एक वेल गलती से स्क्रू हेड से टकरा गई और ओलशेंस्की ने तुरंत क्रू को सोनार चालू करने का आदेश दिया, जबकि विक्टर इस बात से सहमत नहीं था। जब सोनार एक्टिवेट हुआ तो वेल्स थोड़ी देर के लिए दूर चली गईं, लेकिन पलक झपकते ही वे फिर पास आ गईं। क्रू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक सभी वेल मछलियां वहां से गायब हो गईं। पता चला कि उस इलाके में लो फ्रीक्वेंसी की आवाज गूंज रही है और समुद्र का निचला हिस्सा ऊपर उठ रहा है। तभी अंधेरे में एक विशाल टेंटिकल हिलने लगा और उसने केवल एक बार में ही वेल को मार डाला। सबमरीन के क्रू को यह आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उनका रेडार सिग्नल देने लगा कि कोई बहुत बड़ा जीव सीधा उनकी सबमरीन की ओर आ रहा है। ओलशेंस्की को लगा कि शायद कोई दुश्मन जहाज हमला करने आ रहा है, इसलिए उसने तुरंत फायर का ऑर्डर दे दिया। लेकिन विक्टर को यह सही नहीं लगा। उसने क्रू को छुपने को कहा और सबमरीन को बर्फ की दीवार में बने क्रैक के अंदर ले जाया गया। हर बार सबमरीन बर्फ से टकराती तो हिलने लगती और रेडार की आवाज और तेज होती जा रही थी, जिससे हेडफोन लगाए लोगों के कान दर्द से चीख उठे। जैसे ही वो अजीब दुश्मन उनका पीछा करते हुए पहुंचा, क्रू को सबमरीन रोकनी पड़ी, क्योंकि रास्ते में एक दीवार ने उनका रास्ता बंद कर दिया था। अच्छी बात यह थी
कि उनका पीछा करने वाला वो अनजान जीव तब तक वहां से जा चुका था। जब क्रू सबमरीन के डैमेज का अंदाजा लगा रही थी तो ओलशेंस्की ने विक्टर को डांटते हुए कहा कि उसने बिना सोचे समझे रिस्क लिया। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो सबमरीन को ठीक करने के लिए उन्हें पानी की सतह पर आना ही होगा। उधर जूलिया और ऑस्कर पत्थरों के पास चिपक कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी बर्फ टूटने की आवाज आई और सबमरीन पानी से ऊपर निकल आई। सबमरीन के लोग तुरंत बाहर आकर बचे हुए इंसानों को देखकर उनसे मिले, ये जानते हुए भी कि ये दोनों उस लापता सबमरीन के क्रू मेंबर्स नहीं थे। फिर भी उनकी बात ध्यान से सुनी गई। विक्टर ने बुई को चेक किया और ओलशेंस्की से बात करने गया। ओलशेंस्की का कहना था कि इन दोनों को थोड़ा खाना देकर यहीं छोड़ दो, दोनों किसी दूसरे देश के जासूस हो सकते हैं। लेकिन विक्टर ने उन पर दया दिखाते हुए उन्हें सबमरीन में बैठा लिया। मरम्मत का काम पूरा होते ही सबमरीन फिर से पानी में उतरी और उन्होंने बुई के पास सर्च करना शुरू किया। मेडिकल चेकअप के बाद जूलिया और ऑस्कर को खाना दिया गया। फिर विक्टर ने उन्हें मैप दिखाकर उनके कैंप की लोकेशन पूछी और ये भी पूछा कि क्या उन्होंने वहां कुछ अजीब देखा। जूलिया बताती है कि उन्होंने वहां बड़े बड़े धमाके होते देखे थे। विक्टर को लगा कि शायद यही उसके भाई की सबमरीन के डूबने की वजह है। सारा क्रू आगे की योजना पर चर्चा करने लगा, लेकिन ओलशेंस्की का कहना था कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले रडार में जो भी चीज दिखाई दी थी वह खतरा फिर लौट सकता है। अगर हम पर दोबारा अटैक हुआ तो इमरजेंसी सिग्नल भेजना तक मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विक्टर अपने भाई को ढूंढने के लिए बेचैन था और उसने ऑर्डर दिया कि सबमरीन को जूलिया के कैंप की ओर मोड़ो। ओलशेंस्की ने विक्टर को अलग ले जाकर चेतावनी दी कि यह दूसरी बार है जब उसने गलत फैसला लिया है और अगर एक बार और ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विक्टर ने अपने एक साथी को समझाया कि हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर दूसरी सबमरीन में कोई जिंदा है तो उसके पास बहुत कम ऑक्सीजन बची होगी। तभी जूलिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऑस्कर ने कहा कि यह सोनार की आवाज है जो दूसरी सबमरीन को ढूंढ रही है। खोज कुछ देर तक जारी रही, लेकिन फिर रेडार दिखाने लगा कि वह अजीब दुश्मन फिर से उनका पीछा कर रहा है। विक्टर ने क्रू को कहा कि पहले की तरह एक छुपने की जगह ढूंढो, लेकिन इस बार आसपास वैसी कोई जगह नहीं थी। तभी उन्हें पास में एक ऑयल रिग दिखाई दी। विक्टर ने सोचा कि वहां छुपने की जगह मिल सकती है। जब सबमरीन पानी की सतह पर आने की तैयारी कर रही थी, तब ऑयल रिग के सभी वर्कर्स समुद्र से उठते हुए विशाल टेंटिकल्स को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अलार्म बजा दिया और टेंटिकल्स ने रिग पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरा ढांचा हिलने और गिरने लगा। कई जगहों पर जबरदस्त धमाके हुए। बहुत से वर्कर्स ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कहीं जाने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ही टूट रहा था। जैसे ही सबमरीन का कांटेक्ट रिग से टूटा, विक्टर पेरिस्कोप से ये देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर ऊपर क्या हो रहा है। उसने विशाल टेंटिकल्स को रिग को तहस नहस करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उसने तुरंत ये दृश्य स्क्रीन पर भेज दिया ताकि पूरा क्रू देख सके कि वे किससे लड़ रहे हैं, उनका दुश्मन कितना विशालकाय है। जब रिग पूरी तरह खत्म हो गई तो वो अजीब मॉन्स्टर फिर से सबमरीन का पीछा करने लगा, जिससे उन्हें तुरंत सबमरीन मोड़नी पड़ी। ओलशेंस्की को लगा कि विक्टर का क्रू को वो मॉन्स्टर दिखाना उसकी तीसरी गलती थी और उसने साफ कह दिया कि अब से लीडरशिप वो खुद संभालेगा। उसने जल्दी से आदेश दिया कि 2 टॉर्पीडो इस पर दागो और वे सीधे टारगेट पर लगे। जैसे ही टॉर्पीडो हिट हुए, ओलशेंस्की ने कहा, देखा ऐसे किया जाता है काम। लेकिन तभी उसका चेहरा मरे हुए फूल की तरह मुरझा गया जब एक ऑफिसर ने बताया कि दुश्मन अब भी जिंदा है और भी ज्यादा गुस्से में उनकी ओर बढ़ रहा है। फिर से टॉर्पीडो छोड़े गए। एक और धमाका हुआ और टारगेट को फिर से चोट लगी, लेकिन इतना भी उस विशाल मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी नहीं था। वो लगातार सबमरीन का पीछा करता रहा और ओलशेंस्की डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। तभी विक्टर ने दोबारा कमान संभाली और क्रू से कहा कि जितनी तेज हो सके सबमरीन को भगाओ। वे लोग मॉन्स्टर के ज्यादातर अटैक्स से बच निकले, लेकिन एक विशाल टेंटिकल सबमरीन से टकरा गया, जिससे सबमरीन को नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हो गए। विक्टर का सिर भी जोर से टकराया और उसे चक्कर आने लगे। कुछ कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हो गए और एक कंप्यूटर तो सीधा एक आदमी के ऊपर गिर पड़ा। सबमरीन डूबने लगी और मॉन्स्टर ने इस मौके का फायदा उठाकर एक और जोरदार हमला कर दिया। अचानक मिसाइल वाले कंपार्टमेंट में धमाका हुआ और वहां भीषण आग लग गई, जिसके बाद क्रू ने तुरंत वेंटिलेशन बंद करके उस हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया। 7 लोग वहां रुककर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर के एक और भयानक वार से
सबमरीन तेजी से नीचे गिरने लगी। रेडार अचानक दिखाने लगता है कि उस डरावने जानवर ने सबमरीन को चारों तरफ से घेर लिया है। सबकी सांसें थम जाती हैं और जब नजरें स्क्रीन पर टिकती हैं तो साफ दिखने लगता है कि वो कोई आम समुद्री जीव नहीं बल्कि क्रैकन है। प्राचीन कहानियों का विशालकाय समुद्री दैत्य, पुराने जमाने से जिसके बारे में नाविक डर के किस्से सुनाते आए हैं। अब हालत यह है कि उनके पास बस एक आखिरी मिसाइल बची है और उसे सोच समझकर ही चलाना होगा। सब आपस में बहस करने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। विक्टर आदेश देता है कि सबमरीन को तुरंत साइलेंट मोड पर डाल दो, क्योंकि समुद्र के ऐसे जीव आमतौर पर शिकार आवाज सुनकर करते हैं। इसी वजह से टॉर्पीडो रूम में काम कर रहे लोगों को आग बुझाने का काम रोकना पड़ता है, जिससे वहां कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ने लगता है। क्रैकन की भयानक आवाजें कम्युनिकेशन ऑफिसर के कान फाड़ रही हैं। टॉर्पीडो वाले कमरे में फंसे लोग घबराकर सोचते हैं क्या हम ऐसे ही घुटकर मर जाएंगे, लेकिन विक्टर का दाव काम कर जाता है और वो राक्षस धीरे धीरे वहां से दूर हटने लगता है। जैसे ही खतरा कम होता है सभी लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं, मगर तब तक आग इतनी बढ़ चुकी थी कि कुछ छोटे एक्सटिंग्विशर्स से उसे काबू में लाना नामुमकिन हो गया। कुछ लोग जलने लगे। तभी विक्टर दहाड़ता है कि तुरंत कंपार्टमेंट खाली कर दो, जो चीज जल रही है जलने दो, बस अपनी जान बचाओ। कुछ अफसर बाहर निकलते वक्त बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन बाकी क्रू उन्हें खींचकर दरवाजे के उस पार ले आता है। आखिरी सेकंड में दरवाजा सील कर दिया जाता है ताकि आग बाकी हिस्सों में न फैल सके। टॉर्पीडो कंपार्टमेंट का प्रेशर कंट्रोल करके आखिरकार आग बुझ जाती है। ये वहां मौजूद लोगों के रहते मुमकिन नहीं था। उसके बाद जो लोग ठीक थे उन्हें तुरंत रिपेयर के काम में लगा दिया गया और जो घायल थे उन्हें इन्फर्मरी या उनके केबिन में भेजा गया। ऑस्कर और जूलिया ने घायलों की मरहम पट्टी की, जिससे पूरा क्रू उन पर भरोसा करने लगा। फिर विक्टर सभी से राय मांगता है कि अब क्या किया जाए। सबका एक ही जवाब आता है, हमें वापस लौटना चाहिए, क्योंकि दूसरी सबमरीन की लोकेशन का कोई पता नहीं और क्रैकन से बचने का कोई सुरक्षित तरीका भी नहीं। हमारे पास ऑल्शिस की विक्टर को याद दिलाता है कि उसके पिता एक हीरो थे जिन्होंने एक सबमरीन हादसे में लोगों को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। काफी देर सोचने के बाद विक्टर भी मान जाता है कि अब लौट जाना ही सही होगा। जब सबमरीन घर की तरफ बढ़ती है तो विक्टर अपने पिता की आखिरी चिट्ठी पढ़ रहा होता है। तभी जूलिया उसके कमरे में आती है और देखती है कि वहां कुछ छोटे पक्षी रखे हुए हैं। विक्टर बताता है कि ये ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए है। जूलिया उससे एक मैप मांगती है और उन सभी जगहों को दिखाती है जहां उन्होंने क्रैकन को देखा है और अपना कैंप भी चिन्हित करती है। वह बताती है कि पुरानी कहानियों में इस जानवर ने कई जहाजों पर हमला किया था, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। इसी कारण कई वैज्ञानिक मानते थे कि क्रैकन किसी गहरी नींद में चला गया था। जूलिया कहती है कि हमने जो धमाके किए वे शायद उसके छिपे हुए घर पर लगे, इसी वजह से वो जाग गया है। अगर सबको जिंदा रहना है तो सोनार बंद करना होगा, वरना वो दोबारा पीछे आ जाएगा। क्योंकि जूलिया को क्रैकन के बारे में इतना ज्ञान है तो विक्टर पूछता है, क्या तुम्हें अंदाजा है मेरे भाई की सबमरीन कहाँ हो सकती है? जूलिया बताती है कि ऑक्टोपस अपने शिकार को खींचकर अपने घर ले जाते हैं और वह जगह उनके कैंप के आसपास ही होगी। तभी उनकी बात एक ऑफिसर के आने से रुक जाती है। वो कहता है, हमें एक सुराग मिला है। वह साइलेंट मोड की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें साफ सुनाई देता है कोई बार बार किसी धातु पर ठक ठक कर रहा है। सिग्नल को ट्रैक करने पर यह पक्का हो जाता है कि यह जूलिया के कैंप के पास से आ रहा है। इसका मतलब था कि दूसरी सबमरीन में अभी भी कुछ लोग जिंदा है। विक्टर सबको बुलाता है और कहता है, देखो हमारे सैनिक उस सबमरीन में फंसे हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अगर हम उन्हें नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? ये मत सोचो कि मैं सिर्फ अपने भाई के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम में से कोई भी वहां होता तो मैं एक आदमी के लिए भी यही करता। इसके बाद वह सीधे आदेश देता है, सबमरीन को जूलिया के कैंप की तरफ ले चलो। तभी अचानक मशीनों और दीवारों से नट बोल्ट उखड़ने लगते हैं, शीशे और लाइटें टूटने लगती हैं। इसका मतलब था कि सबमरीन बहुत गहरे पानी में जा चुकी है और उस दबाव को सहन करना अब मुश्किल हो रहा है। इसलिए क्रू ने जहाज को थोड़ा ऊपर खींचा। तभी एक ऑफिसर ने गौर किया कि वे किसी अनजानी जगह पर पहुंच चुके हैं। विक्टर ने सुझाव दिया कि इस रहस्यमयी जगह की जांच के लिए एक मिनी सबमरीन भेजी जाए, क्योंकि पिछले हमले में उसका पायलट घायल हो चुका था। विक्टर ने खुद पायलट बनने का फैसला किया और कहा कि जब तक वो लौटेगा जहाज ऑल्शियंस के कमांड में रहेगा। मिनी सबमरीन में विक्टर और 2 ऑफिसर सवार हुए और वे धीरे धीरे गहरे पानी में उतरने लगे। दबाव इतना ज्यादा था कि सबमरीन के मेटल से चरमराने की आवाजें आने लगी और सभी को लगा कि यदि वे जल्दी कुछ नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें लौटना पड़ेगा। तभी अचानक दूर से धुंधली सी आवाज सुनाई दी और जब वे उस दिशा में बढ़े तो उनके सामने हजारों डूबे हुए जहाज दिखाई दिए। इससे साफ हो गया कि जूलिया की थ्योरी और पुरानी कहानियां सच थीं। आगे बढ़ते हुए उन्हें आखिरकार वह दूसरी सबमरीन दिखाई दी। वे उसकी क्षति का निरीक्षण करने लगे और पाया
कि उसका आगे का हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। इसका मतलब था कि वहां अंदर कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं। उन्होंने मिनी सबमरीन को उससे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इतने दबाव में यह बेहद कठिन था। फिर भी कड़ी मेहनत के बाद वे दोनों को जोड़ने में सफल हुए। विक्टर ने तुरंत डाइविंग सूट पहना और कनेक्शन के रास्ते पुरानी सबमरीन में दाखिल हो गया। हैच खोलने से पहले उसने दस्तक दी और जैसे ही अंदर पहुंचा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि पूरा क्रू अभी भी जिंदा था। उसका भाई अलेक्जेंडर भी मौजूद था। यह खबर मुख्य सबमरीन तक पहुंचते ही वहां खुशी की लहर दौड़ गई। अलेक्जेंडर ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर सबमरीन को साइलेंट मोड में रखा था ताकि क्रैकन का ध्यान न जाए, और बीच बीच में केवल ठक ठक की आवाजों से सिग्नल भेजे। विक्टर ने जितने लोग फिट हो सकते थे उतने मिनी सबमरीन में भेजे, लेकिन सबको बचाने के लिए 2 चक्कर लगाने पड़ने थे। इसलिए विक्टर ने तय किया कि वह अपने भाई के साथ यहीं रुकेगा, और एक मैकेनिक को आखिरी पायलट के साथ बाहर भेजा गया। उन्होंने सबमरीन के आगे वाले हिस्से पर ट्रैकर फिट किया ताकि वापसी में सही लोकेशन मिल सके, मगर तुरंत ख्याल आया कि अगर क्रैकन ने यही सिग्नल पकड़ लिया तो खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए ट्रैकर को तुरंत बंद कर दिया। मिनी सबमरीन जब वहां से निकली तो पूरे स्ट्रक्चर में झटके आए, लेकिन वे गिरने से बच गए। थोड़ी देर में वे मेन सबमरीन तक पहुंच गए और बचाए गए। क्रू का इलाज तुरंत शुरू हो गया। पायलट दूसरी ट्रिप के लिए फिट नहीं था। तब जूलिया ने ऑस्कर से मदद मांगी। चूंकि वो पहले भी सबमरीन ऑपरेट कर चुका था, इसलिए वो तैयार हो गया। उसी समय ओल्स्की ने रेडार में देखा कि क्रैकन फिर से हिलने लगा है। दूसरी ओर विक्टर और अलेक्जेंडर अपने सीनियर्स द्वारा मांगे गए खतरनाक हथियारों को खोज रहे थे। उन्होंने डिस्ट्रॉयड एरिया में जाकर तिजोरी के कोड ढूंढे और कंप्यूटर में डालने की कोशिश की, मगर सिस्टम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। विक्टर ने हार नहीं मानी। कई बटनों को दबाने के बाद आखिर सिस्टम चालू हो गया और उन्होंने देखा कि हथियार अब भी एक्टिव हैं। उन हथियारों से निकलने वाले सिग्नल को मिनी सबमरीन ने पकड़ लिया और उस सिग्नल का पीछा करते हुए वहां पहुंच गई। लेकिन मेन सबमरीन में डर फैल चुका था, क्योंकि क्रैकन बहुत करीब आ गया था। क्रू ने तुरंत सबमरीन को समुद्र की तह तक उतारा और साइलेंट मोड में चले गए। तभी क्रैकन ने एक विशाल पत्थर सबमरीन पर दे मारा, जिससे सबमरीन को नुकसान हुआ और पानी एक कंपार्टमेंट में घुसने लगा। क्रू को शक हुआ कि वे ज्यादा देर तक साइलेंट मोड में नहीं रह पाएंगे। मिनी सबमरीन आखिर विक्टोर की लोकेशन पर पहुंची और डॉकिंग के दौरान गलती से ट्रैकर फिर चालू हो गया। क्रैकन ने सिग्नल पकड़ते ही हमला करने की बजाय अपनी गुफा का रुख किया। ओल्स्की ने तुरंत ऑर्डर दिया कि इस मौके का फायदा उठाकर ऊपर की ओर बढ़ो। इसी बीच विक्टोर हथियारों वाले कमरे तक पहुंचने के लिए एक पाइप के रास्ते संघर्ष कर रहा था, जो क्रैकन के हमले से ब्लॉक हो चुका था। अलेक्जेंडर ने मिनी सबमरीन की आवाज सुनी और अपने क्रू को वहां से निकलने का आदेश दिया, मगर वो खुद अपने भाई का इंतजार करता रहा। आखिरकार विक्टोर उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां हथियार रखे हुए थे, और वो मिसाइलों के अंदर कोड डालना शुरू कर देता है। वही अलेक्जेंडर कंप्यूटर में कोड डाल रहा था, लेकिन हथियार लोड होने में थोड़ा समय लग रहा था। तभी क्रैकन उन्हें ढूंढ लेता है। सब लोग उसके हमले के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो जाते हैं। उसके टेंटकल्स सबमरीन के चारों तरफ लिपट जाते हैं और दोनों भाई आपस में बात करते हुए पुरानी लड़ाइयों के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अचानक क्रैकन एक झटके में सबमरीन का आधा हिस्सा तोड़ देता है, लेकिन वो हिस्सा पहले ही खाली था। अब वो दोबारा हमला करने ही वाला था, तभी दोनों भाई एक साथ बटन दबा देते हैं और हथियार फायर हो जाते हैं। पानी तेजी से सबमरीन में भरने लगता है, तो विक्टोर पाइप के रास्ते वापस अलेक्जेंडर के पास पहुंचता है। हथियार जल्द ही खुद ब खुद फटने वाले थे, इसलिए दोनों भाई तेजी से निकलने की कोशिश करते हैं। सबमरीन अब डूब रही थी और जोरदार लहरों की वजह से कॉरिडोर में पानी भर गया, जिससे दोनों भाई अलग हो गए। विक्टोर अलेक्जेंडर को ढूंढते हुए उसका हाथ पानी के ऊपर निकलता हुआ देखता है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर खींचता है, जब तक अलेक्जेंडर सही सलामत पास नहीं आ जाता। दोनों भाई सीढ़ियां चढ़कर मिनी सबमरीन में घुसते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं ताकि पानी अंदर ना आ सके। अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं धमाके के लिए, लेकिन मिनी सबमरीन लॉन्च नहीं हो रही थी। जैसे ही वह मेन सबमरीन के साथ जुड़े हुए नीचे गिरने लगते हैं, विक्टोर को इमरजेंसी लीवर याद आता है। उसे खींचते ही मिनी सबमरीन आखिरकार डिस्कनेक्ट हो जाती है और तेजी से बाहर निकलती है। हथियारों के फटते ही जो शॉक वेव निकलती है, वो मिनी सबमरीन को समुद्र में घुमा देती है। ऊपर मेन सबमरीन में सब लोग बस उनके सही सलामत लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सबकी उम्मीद टूट रही थी कि तभी पानी में बबल्स उठते हुए दिखते हैं।
यह मिनी सबमरीन थी जो आखिरकार ऊपर आ चुकी थी। सभी लोग बच जाते हैं और दोनों भाई अपनी माँ से मिलते हैं।